पहले मैंने इसको उल्टे पकड़ा था, और जब उल्टे पकड़ा और देखा तो मुझे लगा कि असल में क्या बहुजन समाज किताबों को सीधे पकड़ सकने की सलाहियत से अभी बहुत दूर है। वह किताबों को एक वस्तु के रूप में देख रहा है या ज्ञान के एक संकलन के रूप में देख रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम किताब को उल्टे पकड़ते हैं तो हम वास्तविक तो होते हैं, हम भौतिकवादी वैचारिकी के अधिक नज़दीक होते हैं, व्यवहार के अधिक नज़दीक होते हैं, लेकिन तब किताब हमारे लिए एक वस्तु होती है। और जब हम उसको सीधे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। और बुद्ध ने तो ये कहा है कि देखना ही ज्ञान का सबसे पहला सोपान है। अच्छी तरह देखा गया, धम्म निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय में उन्होंने इस पद का उपयोग किया है कि वह अच्छी तरह देखा गया था या किसी काव्य की पंक्ति की तरह लगती है। और किताबों के बारे में जब हम कहते हैं तो अच्छी तरह पढ़ी गई, अच्छी तरह देखी गई जो किताब होगी वह किताब ही मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक गहरी जो जिंदगी के प्रति संपृक्तता है, जो समाज के प्रति लगाव है, सरोकार है, संपृक्तता है, जो मोह है, उसको पैदा करेगी। हमारा जो विजन है दुनिया के साथ अपना रिश्ता कायम करने का, किताबें उसको तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। किताब की तार्किकता हमारे समाज के भीतर चल रहे व्यवहारों के बीच में और हमको एक धरातल पर खड़े होकर उसको जांचने का संदर्भ बनाती है। और वहीं पर यह लगता है कि अगर कोई लेखक है और वो अपनी सामाजिक भूमिका को जानता है तो वह इतना जिद्दी होगा कि बहुत सारे बनाए गए बाजारू मूल्यों का निषेध करेगा। वो किताबें इस रूप में, अम्बेडकरवाद नाम की किताब यह जो है जिसका अभी मैंने दर्शन कराया था आपको, यह अम्बेडकरी आंदोलन और उसके इतिहास में पाए जाने वाले उन 12-13 लोगों के साक्षात्कारों पर आधारित किताब है। और वह साक्षात्कार विद्याभूषण रावत ने लिया है। तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि विद्याभूषण रावत कौन है। विद्याभूषण रावत के बारे में अब परिचय जैसा कोई मामला नहीं है, लेकिन विद्याभूषण रावत के सरोकारों को जानने के लिए विद्याभूषण रावत के सामने रखी गई चुनौतियों के प्रति उनके व्यवहार और उनके तमाम जो है कामों को देखा जाना चाहिए। मसलन विद्या जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और माँ ने पाला पोसा, और संपत्ति के नाम पर अपने झोपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था, न खेत था, न बकरी थी। लेकिन विद्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उनकी बहनें थीं और उनकी माँ ने बहुत गहरा संघर्ष किया, बहुत घनीभूत संघर्ष है उनका, माता जी का। और विद्या ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, बीए की पढ़ाई की और फिर वो दिल्ली चले आए। दिल्ली में उनका आशय ये था कि कहीं कोई सिर छिपाने की जगह मिले और काम करने की जगह मिले तो अपना जीवन कैसे चलेगा इसकी बात की जाए। और इसी क्रम में वो अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध लेखक मुल्कराज आनंद के यहाँ चले गए। तो मुल्कराज आनंद से मैं ये कहूँगा कि मुल्कराज आनंद ऐसे अंग्रेजी के लेखक हैं जिनके 2 महान उपन्यास कुली और अनटचेबल्स हैं, और अंग्रेजी में लिखने के बावजूद पंजाबी गालियों का जितना धड़ाकेदार उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है उसका एक ही हिंदी में उदाहरण मिल सकता है, राही मासूम रजा के यहाँ, कि खुलेआम गालियाँ वो देती है। उन पात्रों ने जो कहा वही उन्होंने रखा। मुल्कराज आनंद थोड़े से सोफिस्टिकेटेड है मामले में, लेकिन जितने स्लैंग पंजाबी में हो सकते हैं उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। और मुझे अच्छी तरह याद है कि नानक चंद रत्तू जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के टाइपिस्ट थे और बाद में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के
आखिरी दिन या ऐसे कोई किताब लिखी थी, उसमें एक इंटरव्यू है मुल्कराज आनंद का डॉक्टर अम्बेडकर के साथ। डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में टहलने जाते थे और उसी पार्क में मुल्कराज आनंद भी जाते थे। तो उस समय पूना पैक्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की हार हो चुकी थी और जो डुअल कॉन्स्टिट्यूंसी की उनकी मांग थी वो उन्होंने उसको वहीं स्थगित कर दिया। और इस तरीके से माना गया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम राष्ट्रीय आंदोलन की शक्तियों के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद 20-25 कम से कम 1931 से 1947 तक का जो 17 सालों का जो समय है वो बहुत उथल पुथल वाला समय था। और इन्हीं समय में किसी समय मेरा ख्याल है कि 1947 के आसपास का ही ये घटनाक्रम होगा। डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में टहलने गए और वहीं मुल्कराज आनंद जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बड़े ही व्यंग्य में कहा, कहिए आपके हिसाब का संविधान बन गया, भारत बन गया? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं बना तो भी कोई कोशिश छोड़े थोड़े हैं। और फिर दोनों के बीच में कुछ तल्ख बातें हुई और वो एक इंटरव्यू है, यादगार इंटरव्यू है। तो मुल्कराज आनंद कभी डरने वाले आदमी नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर कभी दबने वाले आदमी नहीं थे, पीछे होने वाले आदमी नहीं थे। ऐसे मुल्कराज आनंद ने विद्या से ये कहा, जब विद्या उनके यहाँ काम के सिलसिले में गए तो उन्होंने कहा कि तुम पैखाना साफ कर सकते हो। तो किसी भी ऐसे लड़के के लिए जो ठाकुर परिवार का हो, भले विपन्न हो, लेकिन जाति का तो उसके पास प्रिविलेज है ही, उसने कहा हम पैखाना साफ कर सकते हैं। और फिर मुल्कराज आनंद ने उनको अपने साथ रख लिया। वो चेक कर रहे थे कि क्या विद्या डी क्लास हो सकते हैं। विद्या डी क्लास हो गए और फिर मुल्कराज आनंद ने उनको काफ़ी कुछ मौका दिया सीखने समझने का। और एक बहुत बड़ा सानिध्य था गहरा। और विद्या भूषण रावत का जो व्यक्तित्व बनकर सामने आया वो ये था कि विद्या ने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा। आज भी मैं विद्या से बात करता हूँ तो किसी प्रसिद्ध आदमी को लेकर उनकी जो अवधारणा है ऐसी है कि ठीक है, प्रसिद्ध हो गए किन्हीं कारणवश, लेकिन वो हमारे मतलब के हों ही ये जरूरी नहीं है। इसलिए छोटे लोग जो कम प्रसिद्ध हैं उनकी तरफ जाया जाए ताकि उनके सामाजिक सरोकारों को सही ढंग से समझा जाए। इस तरह की विद्या भूषण रावत ने लगभग कम से कम मुझे लगता है कि 500 लोगों का साक्षात्कार लिया होगा। अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी ये है कि उन्होंने उस समय एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर उनके पास होता था, एक कैमरा होता था, उसको लेके वो कहीं भी चले जाते थे। बिलास सोनवने का एक लंबा लेख उन्होंने लिख के भेजा उनके ऊपर, उनके काम के आधार पर मेरे पास गांव के लोग में छपने के लिए। तब मैंने पहली बार जाना कि बिलास सोनवने का द्वंद्व ये था कि वो मार्क्सवादी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद अम्बेडकरवादी कैसे हुए और उनका अम्बेडकरवाद को लेकर भी जो द्वंद्व था वो किन संदर्भों में था। ये विद्या भूषण रावत की टिप्पणी जो उनके ऊपर थी लंबी, उससे मैंने समझा। और ये देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ कि विद्या ने कभी कोई द्वैत नहीं बनाया। और वही विद्या इस एक किताब में जिन 12 लोगों के पास जाते हैं उनका इतिहास अगर देखा जाए तो अंबेडकर के विचारों के अंबेडकरवाद बनने की प्रक्रिया में उनकी जो भूमिका है, और वे लोग जैसे लोग थे, जितने जुझारू थे उतने ही अगिया बैताल भी थे, उतने ही जो है वे गुस्से वाले थे, उतने ही हिंदू समाज व्यवस्था से उतनी ही नफरत करने वाले लोग थे। लेकिन वे लोग ऐसे लोग थे जिनके मन में बहुत कुछ भरा हुआ था, क्योंकि वे समाज के उत्पीड़ित हिस्से से आते थे। उन्हीं के साक्षात्कारों पर यह किताब आधारित है। और ये साक्षात्कार एक बार में नहीं किए गए हैं, और कई बार की प्रक्रियाएं रही हैं। मसलन भगवान दास की जो बातचीत है विद्या भूषण रावत से, अम्बेडकर और भगवान दास
दोनों के बीच में एक बहुत गहरी रस्साकसी वैचारिक जो चलती रही वो इस इंटरव्यू में दिखाई पड़ती है। अभी मैं उस हिस्से को पढ़ के सुना तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अंबेडकर का प्रभाव ग्रहण करने के बावजूद भगवान दास अपने मसले पर क्लियर थे और अंबेडकर के दलित दर्शन और उसकी वैचारिकी के अंतर्गत आने वाले समुदायों और समाजों के बीच में अस्पृश्यता के उस हिस्से की वकालत वो करते रहे। संयोग से वे सुप्रीम कोर्ट में वकील भी थे जो पारंपरिक दलित दर्शन के हिस्से आज तक नहीं बन पाए, मसलन सफाई कर्मचारी, भंगी या वाल्मीकि समाज। उस पर डॉक्टर भगवान दास के अंबेडकर से जो अंतर्विरोध थे उस पर खुलकर बातचीत हुई है और ये बातचीत बहुत मूल्यवान है। अब मैं किताब को रख के कहूँ तो इसमें एनजी उइके, जानकी दास और तमाम भदन सुरेश सही से लेके संस्कृत की बहुत महान स्कॉलर नागपुर की जो थी, क्या नाम था उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ देखता हूँ कि संभवतः कुमुद पावड़े जी। कुमुद पावड़े जी से संयोग से ही मुलाकात नहीं हो पाई और चल बसी वे। तो उसमें डॉक्टर धर्मकीर्ति और राजा ढाले से लेकर आनंद तेलतुंबड़े तक इतने लोगों का साक्षात्कार है कि ये किताब लगभग एक पूरे युग के बनने और उस युग के अवसान के बीच में जो समय है उस समय को इस साक्षात्कार की किताब के बहाने हमारे सामने रखते हैं। दलित वायस के संपादक बीटी राजशेखर को मैं मानता हूँ कि वे जितने बड़े संपादक थे और जिस तरह से हाशिए की एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे और जो गुस्सा उनके भीतर था उसको पूरी तरह से विद्या जी ने दर्ज किया है। और उनकी क्या कहें, जैसे हिंदी में ब्लंट को शायद बदतमीज कहें तो वो बदतमीजी की हद तक इस पूरे सामाजिक संरचना वाला जो मामला है उसको देखते थे और उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करना। एनजीओ के जैसे लोग जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा, हुए आए और उन्होंने अपना पूरा जीवन अंबेडकर में लगाया। उसी तरीके से एक सज्जन इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने बाबा साहब से जुड़ी हुई हर चीज का संकलन किया, उनके पत्र, उनकी बटन और उनके कोट, उनके जूते, उनके फीते, उनका माने कलम, उनका ये, उनका वो, सब कुछ विजय सरवाड़े। और जब वो बताते हैं तो कि कैसे उनमें वो पैशन पैदा हुआ, दीवानगी से दोस्त पे जुन्नार नहीं है, माने इस तरीके की दीवानगी कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है। ऐसे लोगों का साक्षात्कार समेटे हुए किताब लोगों के पढ़ने के लायक है। इसके बहाने से लोग जान सकते हैं कि जिस दलित वैचारिकी ने हाशिए के समाजों के विचारों और दर्शन की एक परंपरा की शुरुआत की और अब बात को उससे आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसकी पहली कड़ी के रूप में किताब है। आनंद तेलतुंबड़े का साक्षात्कार पढ़ने के बाद तो ऐसे लगता है कि जैसे जो अभी तक हिंदी और गैर हिंदी दलित साहित्य है, दलित साहित्यकार हैं, उनकी तमाम सारी रुदादें कितनी गैर जरूरी हैं और कितना उन्होंने अपनी धारणाओं के चलते नुकसान पहुंचाया है उसको, इसका बहुत तीखा उन्होंने प्रतिरोध किया है और विद्याभूषण रावत ने शब्दशः उसको अंकित करने की कोशिश की है। लगातार यह किताब हमको बांधे रखती है। साक्षात्कार पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जो पूछ रहा है, किस संदर्भ में पूछ रहा है और दूसरा जो जवाब दे रहा है,
वो किस संदर्भ में जवाब दे रहा है और वह असल में समाज के किस हिस्से से बात कर रहा है और उसको उसकी बात हमको अपने समाज को समझने के लिए क्या दृष्टि देती है, ये बहुत सारी बातें हैं। इस किताब पर अभी किसी ने प्रेम से समीक्षा नहीं लिखी कि किताब की तरह समीक्षा लिखे, लेकिन लंबी टिप्पणियां जरूर लिख दी और उससे प्रभावित हुए बगैर वो नहीं रहा। हिंदी में यह किताब पहली बार अपर्णा की मेहनत से आई, क्योंकि इसका प्रूफ पढ़ने का काम, इसको सही ढंग से डिजाइन करने का काम, हम लोग इसके कवर को और बेहतर तरीके से चाहते थे करना, लेकिन इसी बीच में कई त्रासदियों के कारण वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। फिर भी ये किताब एक मूल्यवान किताब है और उसके लिए कहा जाना चाहिए कि विद्या भाई को न केवल बधाई दी जानी चाहिए, बल्कि विद्या भाई के लेखन की और बानगियाँ हिंदी में आनी चाहिए और बहुत कायदे से आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दलित साहित्य की और पिछड़ा साहित्य, ओबीसी साहित्य और अल्पसंख्यक और आदिवासी को मिलाकर जो एक खिता बनता है जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, उसमें यह किताब बहुत कुछ जोड़ देती है। उसमें परंपरा के साथ जो है नई चीज़ों की तरफ इशारा करने का जो काम है इसमें वो है, और साक्षात्कार तो पढ़े जाने की डिमांड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या भाई को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।